नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लाइव रिपोर्टर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस को मिला है नया कप्तान। प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारियां भी तेज हो गई हैं और चुनावी रण में बीजेपी ने उतारे हैं उम्मीदवार। उधर बीजेपी ने सीएम धामी के आवास पर अहम बैठक की है। तो ये तमाम आज की बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर होगी और रिपोर्टर लाइव में इन तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे जो रिपोर्टर हैं वो ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी देंगे, हर खबर पर अपडेट देंगे। बात होगी रिपोर्टर लाइव में तमाम रिपोर्टर्स से और वो पूरी जानकारी देते नजर आएंगे। सबसे पहले रुक करेंगे सबसे बड़ी खबर का। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए और उस चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत देखने को मिली और मुरादाबाद के कांग्रेसियों ने इसको लेकर जमकर जश्न मनाया है। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया है और सभी के जो जश्न में अंदाज हैं वो देखने को मिले बहुत ही ज्यादा खास तौर पर। और हमारे सहयोगी शारिक सिद्दीकी इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मुरादाबाद जनपद में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया गया। दरअसल जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए थे जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। जिसके चुनने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता एक साथ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, जहां गुरट्टी चौराहे पर इन सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया गया है। जनपद के कई स्थानों से कांग्रेस कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठा हुए थे। सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। आगामी चुनाव में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस कार्यकर्ता अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बेहतर जीत हासिल करेंगे। मुरादाबाद जनपद के गुरट्टी चौराहे पर आज भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए जिन्होंने ढोल ताशे और के साथ जश्न मनाया है और एक दूसरे को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। दरअसल जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें अलग अलग प्रदेशों में चुनाव कराए गए थे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के चुने जाने के बाद मुरादाबाद जनपद के कांग्रेस कार्यालयों पर जश्न का माहौल है। मुरादाबाद जनपद के जिला और महानगर कार्यालय पर जश्न मनाया गया है। जश्न मनाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक साथ इकट्ठा होकर कई जगहों पर स्थानों पर पहुंचकर लोगों को मिठाई भी खिलाई है। मुरादाबाद से इंडिया वॉइस के लिए शारिक सिद्दीकी। रामनगरी अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं और इस बार अगर बात करें तो 17 लाख दीपक अयोध्या में जगमगाते नजर आएंगे, जो कि एक नया कीर्तिमान स्थापित यहां पर होने वाला है। और वहीं 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी भी अयोध्या आ रहे हैं और उनके आने को लेकर भी तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। अयोध्या की दीपावली इस बार नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की तरफ से लक्ष्य रखा गया है कि 18 लाख दियों को जलाया जाएगा, जो अपने आप में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, जिसमें 15 लाख दिए राम की पैड़ी पर और इसके अलावा अन्य दिए पूरी अयोध्या में जलाए जाएंगे, जो अपने आप में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इसके साथ ही इस बार अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद मौजूद होंगे और इसी के लिए ध्यान में रखते हुए इस बार प्रदेश सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही कई तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन अयोध्या में रखा गया है, जिसमें देश विदेश के कलाकार अलग अलग तरीके की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देते हुए नजर आएंगे। एक तरफ जहां पूरी अयोध्या दीपों से जगमगाती हुई नजर आएगी, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए एक बड़ा मैसेज देने का भी कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। अयोध्या में होने वाले इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा राज्यों के जो विशेष कलाकार हैं वो भी आकर अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ अयोध्या एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आएगी और एक बार नए स्वरूप में अयोध्या का कहीं ना कहीं लोगों को दीदार होने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार फिजिकल रूप से मौजूद होकर इस दीपोत्सव का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस। विश्वविख्यात केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और 21 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा यहां पर होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ के जाने के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ भी जाने का कार्यक्रम है और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अवनीश प्रेमी।
21 अक्टूबर का दिन उत्तराखंड के लिए खास होगा, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। खास बात यह है कि वो बद्रीनाथ धाम में रात्रि विश्राम भी करेंगे। अगर हम उनके कार्यक्रमों की बात करें तो प्रधानमंत्री 21 तारीख को सुबह केदारनाथ धाम जाएंगे, जहां पर पूजा अर्चना करने के बाद वो मंदाकिनी और सरस्वती आस्था का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद वो केदारनाथ धाम में बनने वाले रोपवे का शिलान्यास भी करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बद्रीनाथ का है, जहां पर वो विभिन्न कार्यक्रमों का शिलान्यास करने के पश्चात वहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत भी करेंगे। माणा में भी वो एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में ही रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खुद मुख्यमंत्री ने आज बद्रीनाथ धाम का दौरा किया और वहां पर व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर इन दोनों धामों का दर्शन करने के बाद उत्तराखंड को कोई बड़ी सौगात देंगे। उत्तराखंड से इंडिया वॉइस के लिए कैमरामैन हर्षमणि उनियाल के साथ अवनीश प्रेमी। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह जनपद के दौरे पर हैं और 2 दिवसीय दौरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी दलों के नेता धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी भी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे, जहां पर गांधीनगर में उन्होंने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। पीएम ने इसे एक नई शुरुआत का प्रतीक बताया। साथ ही कहा कि भारत में वैश्विक विश्वास का भी ये एक प्रतीक बनकर उभरेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने गुजरात के दीसा में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक सैन्य हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि जल्द ही ये जो सैन्य हवाई अड्डा है वो देश की सुरक्षा में, यानी कि भारत की सुरक्षा में एक प्रभावी केंद्र बनकर उभरेगा। इसके अलावा उन्होंने संकेत दिए कि रक्षा बल जल्द ही 101 ऐसे सामानों की सूची जारी करेंगे जिन पर जल्द ही प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं रक्षा क्षेत्र में, यानी कि रक्षा क्षेत्र में एक करीब 411 ऐसे साजो सामान और उपकरण होंगे जिनका जो है निर्माण वो भारत में ही होगा। इससे रक्षा क्षेत्र उद्योगों में काफी बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि गुजरात जो है पीएम नरेंद्र मोदी का गृह जनपदीय क्षेत्र है। राजनीतिक सफर की उन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी। एक तरह से माने तो उनकी प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है, जिसी के चलते वो यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे हैं, जनता को चुनावी सौगात दे रहे हैं। अब इन वादों का, इन सौगातों का जनता पर कितना लाभ होता है या जनता पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। कैमरामैन निकी के साथ मैं पूजा झा, गुजरात। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियां आज संगम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विसर्जित की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की अस्थियां संगम नगरी प्रयागराज लाई गई। उनके पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। ये वीआईपी घाट है। आप देख सकते हैं कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के समर्थकों की कितनी भीड़ यहाँ पर अभी भी मौजूद है। इस वक्त कह सकते हैं कि उनके अंतिम दर्शन के लिए जो उनकी अस्थियां आई हैं, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, यानी परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो सब ही मौजूद हैं इस अंतिम जो उनकी अस्थि विसर्जन की यात्रा है उसमें शामिल होने के लिए। हालांकि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव संगम नगरी प्रयागराज और वो लगातार यहाँ पर आते रहे हैं। गंगा में स्नान करने खुद भी आते थे, चाहे कुंभ के अवसर रहे हो या माघ मेला रहे हो। कई बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने वो खुद आए थे, लेकिन आज वो अपनी अंतिम यात्रा पर आए हैं। उनकी अस्थियाँ आई हैं और उनके पुत्र उस अस्थियों को लेकर के आए हैं। लोगों में कहीं ना कहीं उनके जाने का दुख है और लगातार वो उनके अमर होने के नारे लगा रहे हैं। अखिलेश यादव भी काफ़ी गमगीन माहौल में यहाँ पर पहुँचे हैं और कह सकते हैं कि ये मुलायम सिंह यादव की एक तरह से जो अस्थि की आखिरी यात्रा है वो पूरी हो रही है प्रयागराज के संगम नगरी में। चूँकि सनातन धर्म का एक बड़ा केंद्र बिंदु है संगम, और आज उनकी जो अस्थियाँ हैं इसी संगम में विसर्जित कर दी गई हैं। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। लखनऊ में नगर निगम के सेवा संकल्प दिवस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निगम कर्मचारियों के कोरोना काल में किए गए काम की सराहना की है।
और इस कार्यक्रम में क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ बातचीत हुई, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक कश्यप। कोविड-19 के दौरान लखनऊ शहर में सफाई कर्मचारियों को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले पहल की थी, उसको लेकर आज झूलेलाल वाटिका पर सेवक कुंभ रखा गया। आपको दिखाना चाहेंगे लखनऊ के जो तमाम जोन हैं वहाँ के सफाई कर्मचारी पहुँचे और साथ ही जो ये सेवा कुंभ है यहाँ पर उनको पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया है कि कोविड-19 के दौरान प्रत्येक घर से यही वही लोग हैं जो कूड़ा उठाकर अपनी जान की बाजी लगाकर सफाई का काम करते थे। और साथ ही आज सेवा कुंभ का आयोजन किया गया झूलेलाल पार्क में। इसमें सेवा आज का दिन सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्टेज पर ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मेयर संयुक्ता भाटिया, जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद है। कहीं ना कहीं वर्चुअल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़ेंगे वीडियो के माध्यम से और साथ ही लोगों को संबोधित करेंगे कि किस तरह से ये सेवा कुंभ दिवस मनाया जाए। और साथ ही आज ही प्रत्येक परिवार को सफाई कर्मचारी के 40 लाख रुपए का जो बीमा है वो कराया जाएगा। लखनऊ नगर निगम और पंजाब सिंधी बैंक का एक MOU साइन हुआ है जो कि सफाई कर्मचारी जो हैं उनका 40 लाख का बीमा कराया जाएगा। साथ ही इसका MOU मेयर संयुक्ता भाटिया ने खुद साइन किया और साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के जो आला अधिकारी थे वो उनके द्वारा जो है ये MOU साइन किया गया। तो कहीं ना कहीं लखनऊ में नगर निगम को देखते हुए, सफाई कर्मचारियों को देखते हुए ये MOU साइन किया गया है जिससे कि उनको बेहतर सुविधा दी जा सके आने वाले समय में और ये अच्छा काम कर सके, क्योंकि ये वही लोग हैं जो लखनऊ के प्रत्येक नगरों में रहकर प्रत्येक जोनों में प्रत्येक घर का कूड़ा उठाते हैं और साथ ही अपनी जो कार्यशैली है उसको लोगों के बीच ले जाते हैं। इंडिया वॉइस से मैं विवेक कश्यप, लखनऊ। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई। बैठक में संगठन की तरफ से प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में चर्चा हुई और इसी चर्चा को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा। बीजेपी प्रदेश संगठन और सरकार के मंत्रियों की आज एक अहम बैठक सीएम हाउस में आहूत हुई। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने इस बैठक को लिया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कैबिनेट के मंत्री और पार्टी संगठन के जो प्रदेश महामंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाने का था, क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार के घटनाक्रम प्रदेश में घटे हैं, अलग अलग बयानबाजियाँ होती रही है, उससे सरकार और संगठन दोनों की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उस नकारात्मक प्रभाव को दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। ऐसे में कोशिश यही है कि संगठन की तरफ से अगर वो सहयोग यहाँ पर मिलता है तो सरकार बेहतर काम के साथ साथ सरकार की छवि सुधारने वाला प्रयोग भी यहाँ पर कर सकती है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में जो चुनाव है और विकास के जो प्रोग्राम है उन प्रोग्रामों को जनता तक पहुँचाना है। जब सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो तभी जनता तक पहुंच पाएगी जब संगठन का हर कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी, नेता के साथ वहाँ पर काम करे, जनता के बीच जाए या सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम करे। उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल हो। उसी तालमेल को सही रखने की दिशा में आज ये बैठक यहाँ पर हुई है। ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस बैठक के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे, जिसका लाभ बीजेपी के प्रदेश संगठन को भी होगा और धामी सरकार को भी होगा। कैमरामैन हसनलाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। गाजियाबाद में दिल्ली की एक महिला ने निर्भया जैसी हैवानियत की है। आपको बता दें कि 5 युवकों ने उसे अगवा कर लिया और 2 दिनों तक उसके साथ रेप किया। हैवानियत भी ये कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसा दी गई। दिल दहला देने वाली ये खबर आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली में हुए निर्भया कांड की आपको ठीक याद ही होगी, वैसे ही आज एक गाजियाबाद के थाना नंदग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजनगर एक्सटेंशन में 5 युवकों ने एक महिला के साथ महिला को हवस का शिकार बनाया है। वैसा ही आज जिस तरीके से गाजियाबाद पुलिस को उस चीज़ का पता लगता है और जानकारी मिलती है तो गाजियाबाद पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और तुरंत महिला को बोरे के अंदर पता लगता है कि महिला को बोरे के अंदर बंद करके जो 5 युवक थे
वो एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर बैठा के महिला को ले गए थे। वहाँ पर जो महिला के साथ में वह हवस का शिकार बनाया और साथ ही गाजियाबाद पुलिस को इस मामले की जांच पड़ताल के लिए तुरंत महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक्शन करने के लिए जो आदेश है वो दे दिए गए थे। आपको बता दें, जब गाजियाबाद पुलिस को इस मामले की पता लगती है तो गाजियाबाद पुलिस आनन फानन में तुरंत वहाँ पहुँचती है। महिला को तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और महिला से पूछताछ भी की जा रही है कि आखिरकार वे 5 युवक कौन थे। जब देर रात महिला अपने बर्थडे पार्टी से अपने घर वापसी दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी, वहीं 5 युवक आते हैं प्राइवेट गाड़ी से और गाड़ी में महिला को बोरे के अंदर बंद कर ले जाते हैं। तो महिला जो है उसमें तुरंत वहां ले जाते हैं और साथ ही उनको जो है हवस का शिकार बना लिया जाता है। गाजियाबाद पुलिस ने अभी तक जो है एक आरोपी को अभी तक गिरफ्तार किया है। वहीं 4 युवकों को जो है अभी फरार भी चल रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस ने पूरी अपनी जो टीम है, पुलिस फोर्स की जो टीम वहाँ पर लगा दी गई है कि आखिरकार जल्दी से जल्दी 4 युवकों को जो है गिरफ्तार किया जाएगा और उनको जल्दी जो है हवालात के पीछे भेजा जाएगा। गाजियाबाद से कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। यूपी के फिरोजाबाद में मकान गिरने से मलबे में दबी एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल वर्मा। 2 मंजिला मकान गिरने से मचा हड़कंप। मामला फिरोजाबाद के जसराना के गांव नगला नथुआ का है, जहां एक 2 मंजिला मकान का लेंटर अचानक गिर गया। मकान के अंदर रह रहे लगभग 8 लोग मलबे के अंदर दब गए। मौके पर प्रशासन की पूरी टीम पहुंची और मलबे से निकालकर सभी लोगों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। उपचार के दौरान मलबे में दबी एक महिला की मौत हो गई। बात की जाए मकान के गिरने की तो कहीं ना कहीं आसपास जो जल भराव है उसकी वजह से मकान गिरने की बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बरसात हुई थी तो कई मकान ऐसे थे जो जर्जर हालत में थे, वो गिर गए थे। फिरोजाबाद से कैमरामैन आरिफ खान के साथ इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। बुधवार को हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण ने निजामपुर में 400 वर्ग मीटर व्यावसायिक निर्माण और ग्राम अक्षेजा में हाईवे पर स्थायी निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। हापुड़ में गरजा है बाबा का बुलडोजर। जी हां, आपको बता दें हापुड़ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई निजामपुर और अक्षेजा में की गई है। निजामपुर में 400 वर्ग मीटर में बने व्यावसायिक भवन को बुलडोजर के द्वारा तहस नहस किया गया है। वहीं अक्षेजा में भी प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की गई है। जब यह कार्रवाई की जा रही थी तो भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात था। हापुड़ प्राधिकरण की वीसी अर्चना वर्मा के निर्देश पर यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। हालांकि आपको बता दें प्राधिकरण ने पूरे जनपद में करीब 100 से ज़्यादा ऐसे भूमाफिया चिन्हित किए हैं जिन्होंने सभी नियमों को ताक पर रखकर जमीनों को खरीदा है और बिना नक्शा पास कराए कॉलोनियों को काट रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन भूमाफियाओं पर कब तक कार्रवाई हो पाती है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ हापुड़ से शक्ति ठाकुर की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर के खुर्जा में हाईवे 91 पर BKDA ने 35 बीघा जमीन पर बुलडोजर चलाकर 2 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई का आंखों देखा हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण वर्मा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फिर एक बार योगी सरकार का बुलडोजर गरजा है। आपको बता दूं, खुर्जा स्थित 35 बीघे में 2 अवैध कॉलोनियों को बाबा के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। दरअसल आपको बता दूं कि बुलंदशहर के NH 91 खुर्जा हाईवे पर 2 अवैध कॉलोनी 35 बीघे में बनाई जा रही थी, जिसकी सूचना विकास प्राधिकरण को अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद उन्होंने आज मौके पर पहुंचकर जो 2 अवैध कॉलोनी तैयार की जा रही थी उनको ध्वस्त कर दिया गया है। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि लगातार सरकार के आदेश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह पर जहां भी अवैध रूप से कॉलोनी तैयार की जा रही हैं वहां पर ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिसी क्रम में खुर्जा के NH 91 स्थित 35 बीघे में बनी 2 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त की कार्रवाई की गई है और लगातार ये कार्रवाई आगे भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। बिजनौर के नगीना में 6 दिन पहले बैंक मित्र से हुई लूट में शामिल बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर की पड़ताल की हमारे सहयोगी जाहिर अहमद ने।
बिजनौर के नगीना में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के अंदर बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जहां जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी बदमाशों पर गोली चला दी, जिसमें 3 बदमाश पुलिस ने पकड़ लिए, जिसमें 2 बदमाशों के गोली लग गई है। साथ ही एक पुलिसकर्मी भी इस फायरिंग में घायल हुआ है। पुलिस ने फिलहाल तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। अभी जाँच में सामने निकल कर आया है कि 6 दिन पहले जो नगीना में 2.5 लाख रुपए की लूट हुई थी, उस लूट को घटना को अंजाम देकर ये लोग फरार हो गए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से तमंचे और चाकू भी बरामद किए हैं। साथ ही लूट की रकम में से 45,000 रुपए भी बरामद किए हैं। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। लखनऊ के विभूति खंड के अंतर्गत शनिवार को ट्यूशन पढ़ाकर घर जा रही युवती के साथ गैंगरेप करने में मुख्य आरोपी इमरान उर्फ मुस्तफा की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें क्रॉस फायरिंग में इमरान के पैर में गोली लग गई। इसका ना आश्रम सुरक्षित है, ना ही पार्क सुरक्षित है। महिला सशक्तिकरण की लगातार धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। मैं इस वक्त लोहिया पार्क के गेट पर खड़ा हूं। ये वही लोहिया पार्क है जहां पर कल एक युवती सोशल मीडिया से, उसका एक मित्र था जो कल कानपुर से लखनऊ आया था अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, तो वहीं लोहिया पार्क में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। बेहोशी की हालत में युवती कई घंटों तक इसी लोहिया पार्क में पड़ी रही। होश आने पर युवती ने अपने परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवती को आनन फानन में हजरतगंज के झलकारीबाई अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला का इलाज चल रहा था। वहीं मौके पर पहुंची गोमती नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया। अब देखने वाली यह बात होगी आखिरकार लखनऊ पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर क्या पुख्ते इंतजाम करती है। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए चंदन वर्मा। आस्था के महापर्व छठ को लेकर प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है और इसी कड़ी में रोहतास जिले के डेरी में एसडीएम समीर सौरभ और साथ ही साथ एएसपी नवजोत सिम्मी ने डालमिया नगर में नहर किनारे छठ के घाटों का निरीक्षण किया और पूरी जानकारी ली किस तरीके से वहां पर काम किया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी दयानंद तिवारी दे रहे हैं। झांसी के उल्दन थाने से कल देर रात एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 20 वर्षीय एक युवती की जलकर मौत हो गई है। जानकारी मिली है झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र में एक निमोनी गांव है, जहां कल्लू कुशवाहा की पुत्री माया अपने घर में सो रही थी। किसी तरह घर में आग लग गई। आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि माया घर से बाहर नहीं निकल सकी और बहुत अधिक मात्रा में जल गई। सूचना मिलते ही टहरौली थाना पुलिस और क्षेत्राधिकारी जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। आसपास के लोगों का कहना है कि आग जलने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं पुलिस कयास लगा रही है कि शायद शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी होगी, जिसमें माया ने अपने प्राण गंवा दिए। झांसी में बुधवार को एक गांव में एक मकान में आग लग गई और आग लगने से यहां पर बड़ा हादसा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्था के महापर्व छठ को लेकर प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है और इसी कड़ी में रोहतास जिला के डेरी में एसडीएम समीर सौरभ और साथ ही साथ एएसपी नवजोत सिम्मी ने डालमिया नगर में छठ जो घाट हैं छठ के, उनके किनारों पर जाके निरीक्षण किया है और पूरी जानकारी ली है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दयानंद तिवारी। आस्था का महापर्व 4 दिवसीय छठ को लेकर जो है अब रोहतास प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। रोहतास प्रशासन जो है छठ को लेकर इस बार जो है पूरी तरह से सभी घाटों को निरीक्षण करने में भी जुटा हुआ है और किसी प्रकार की छठ व्रतियों को परेशानी न हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह तत्पर है।
रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार से बात हुई है। उन्होंने कहा कि सभी छठ घाटों के निरीक्षण को लेकर सभी तीनों अनुमंडल सासाराम, विक्रमगढ़, टिहरी तीनों अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। वहीं रोहतास एसपी आशीष भारती ने कहा कि छठ को लेकर इस बार जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरी तरह से चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में जो है अब छठ को लेकर पूरी तरह से जो है साफ सफाई और आदि व्यवस्था का कार्यक्रम जो है रोहतास जिला में जारी है। बहुत बड़ी बात है कि जब बिहार में जब छठ की बारी आती है तो यहाँ पर जो है छठ के दौरान जो है लोगों को एक अलग मतलब कि लोगों में उत्साह जगता है और इस बार इससे अधिक जो श्रद्धालुओं का जो छठ करने की संभावना है, क्योंकि इसलिए कि कोरोना में राहत मिलने के बाद जो है इस बार लोगों को मतलब कि छठ करने के श्रद्धालुओं की ज्यादा आशंका लेकर जो है छठ के जो पूजा समिति लोग हैं उन लोग जुटे हुए हैं। छठ के जो पूजा समिति के लोग हैं उन लोग का कहना है कि कोरोना काल से राहत मिलने के बाद जो है इस बार श्रद्धालुओं की संख्या जो है छठ करने वालों की बढ़ेगी। इसको लेकर जो है छठ घाट का भी बुकिंग शुरू कर दिया गया है। अभी इस वक्त हम जो सासाराम आरा पथ के जो लालगंज कुराई लालगंज नहर है जो रोहतास जिला सासाराम जो जिला मुख्यालय है वहां पर जो है सबसे अधिक जो है छठ व्रती छठ करते हैं। अभी हम उस वक्त यहीं पर है जहां लोग मतलब साफ सफाई जो है छठ घाट के लोग जो श्रद्धालु हैं वो जुटे हुए हैं। हालांकि 28 तारीख जो है आगामी से जो है छठ का जो है 4 दिवसीय महापर्व जो शुरू होगा, जो 31 तारीख को दूसरा अर्घ के साथ ही संपन्न होगा। अगर लोगों की माने तो छठ व्रती जो है इस बार जो है पहले के अपेक्षा इस बार ज्यादा करेंगे, जिससे लेकर काफी लोगों में उत्साह है। कोरोना से राहत मिलने के साथ ही लोगों में यह बताया जा रहा है कि पहले की अपेक्षा ज्यादा उत्साह है। इसी के मद्देनजर जो है पूजा समिति के लोग हैं जो छठ व्रती लोग हैं वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं। सासाराम से इंडिया वॉइस के लिए दयानंद। तो फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।